हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानते हैं कि क्या होता है एडिशन ऑफ वेक्टर और इसका प्रॉपर्टीज। और एडिशन ऑफ वेक्टर में दो चीज पढ़ना पड़ेगा, ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। और इसके विषय में जानेंगे और आज बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन भी आज करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में बने रहिएगा। और ये वीडियो कल कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। क्यों नहीं कर पाए थे? क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा ज़्यादा बन गया था, जिसके कारण वीडियो को समाप्त कर दिए थे। और आज इस वीडियो में आपको हम बताएंगे क्या होता है एडिशन ऑफ वेक्टर और पैरेललोग्राम लॉ। चलिए चालू करते हैं इस वीडियो को। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल पर बहुत ही शून्य लेवल से मैथ को चालू किया गया है और पूरा एनसीईआरटी एंड अदर बुक भी खत्म किया जाएगा। इसलिए आप इस चैनल को क्या कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस आने वाली प्रत्येक वीडियो आपका आप फायदा ले सके। इसलिए क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, जो लाल कलर में लिखा होगा सब्सक्राइब, उसको क्लिक कर दीजिए तो चैनल क्या हो जाएगा, सब्सक्राइब हो जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ देख लेते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर में सदिशों का योग हिंदी होता है। पहला नियम है ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं ट्राइंगल लॉ। इसका हिंदी होता है सदिश योग का त्रिभुज नियम। इसका देखते हैं डेफिनेशन क्या है। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू consecutive साइड ऑफ अ ट्राइंगल, देन their sum is represented by the third side of the triangle but in opposite direction. This is known as the triangle law of addition of vectors. ये हिस्ट्री क्या लिखा हुआ है इसको समझ लेते हैं। कह रहा है कि इफ टू वेक्टर्स, यदि दो सदिश आर रिप्रेजेंटेड बाय टू consecutive मतलब सेम ऑर्डर में consecutive साइड ऑफ अ ट्राइंगल। कहने का मतलब है कि यदि दो सदिश किसी भी त्रिभुज में लगातार हो, सेम ऑर्डर में हो, उसका डायरेक्शन सेम ऑर्डर में हो, तो दोनों सदिशों का योग तीसरे सदिश के बराबर होगा। तो देन देयर सम इज रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जो तीसरा जो होगा दोनों के योगफल के बराबर होगा, वो तीसरा जो वेक्टर होगा दोनों के क्या डायरेक्शन के ऑपोजिट होगा। कहने का मतलब यहाँ हम चित्र बना के आपको बतलाते हैं। जैसे यहाँ पर दो सदिश मान लेते हैं, ये एक सदिश है और दूसरा सदिश मान लेते हैं ये कॉन्जिक्यूटिव है, लगातार सेम ऑर्डर में क्रमागत है, यानी सेम ऑर्डर। इसको अगर मान लेते हैं ए है, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट से गया बी पर, बी से गया सी पर। ठीक है, ए पॉइंट से गया बी पर और बी से गया सी पर। सेम ऑर्डर में कॉन्जिक्यूटिव, यानी दो क्या है, त्रिभुज के दो साइड है, ये दो साइड है जो सदिश के रूप में है। इसको मान लेते हैं ये वेक्टर ए के बराबर है और ये वेक्टर बी के बराबर है। तब बोलता है दोनों सदिशों का योग, बोलता है ना इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड, यानी दो वेक्टर ले लिए, इफ टू वेक्टर्स यानी दो सदिश ले लिए, आर रिप्रेजेंटेड टू कॉन्जिक्यूटिव साइड, दो लगातार क्या हो, भुजा हो, ऑफ अ ट्राइंगल किसी भी त्रिभुज का, देन तब देयर यानी इनके सम यानी योगफल वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी रिप्रेजेंट करेगा थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल, किसी भी त्रिभुज के तीसरा भुजा को प्रदर्शित करेगा, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। लेकिन उसका जो डायरेक्शन होगा तीसरा भुजा का वो ऑपोजिट होगा, यानी कि ये ऐसा हो जाएगा, डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा, डायरेक्शन ऑपोजिट। ये जो ए सी वेक्टर बनेगा ये किसके बराबर होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी से बना है। यानी यदि दो सदिश किसी भी त्रिभुज में कॉन्जिक्यूटिव साइड ऑफ ट्राइंगल हो, देन उनके सम यानी कि उनका योगफल, दो वेक्टरों का योगफल तीसरे के बराबर होगा, तीसरे भुजा के बराबर होगा, लेकिन तीसरा भुजा जो होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। दिस इज नोन एज द ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। इसी को बोलते हैं, कहने का मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि ए बी वेक्टर प्लस
ए से गया बी पर, बी वेक्टर प्लस बी से गया सी पर, यानी कि बी सी वेक्टर बराबर किसके होगा, ए सी वेक्टर के, बराबर ए सी वेक्टर के। यही आपका क्या है, ट्राइंगल लॉ, ट्राइंगल लॉ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि इससे क्या होगा, आपका ट्राइंगल लॉ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखते हैं आप कितना समझे हैं ट्राइंगल लॉ का और कितना लगा पाते हैं इस रूल को। यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन दिया गया है, जो अभी आप ट्राइंगल लॉ पढ़े हैं उसी के पर आधारित क्वेश्चन है। आपको रिलेशन बनाना, इसमें अगर 3 वेक्टर है तो तीनों में रिलेशन क्या बनेगा, इसके नीचे लिखिए। इसमें तीनों में रिलेशन क्या बनेगा, इसके नीचे लिखिए। ठीक है, इस तीनों में रिलेशन क्या बनेगा, नीचे, सबके नीचे लिखना है। कहता है फाइंड द रिलेशन बिटवीन वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। यानी 3 वेक्टर दिया गया है, तीनों में आपको प्रत्येक त्रिभुज में कुछ ना कुछ रिलेशन बनेगा। वो किसके आधार पर, ट्राइंगल लॉ के आधार पर। तो आप बना के यहाँ बताइए कि कौन में बनेगा। चलिए आपको 1 मिनट 10 सेकंड का टाइम देते हैं, आप सोचिए प्रत्येक क्वेश्चन पर कि कैसा कहां पर क्या बनेगा रिलेशन। चलिए हम बनाते हैं। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें देखते हैं कि जो ट्राइंगल लॉ बोलता था कि दो सेम ऑर्डर में वेक्टर हो और तीसरा अपोजिट हो तो दोनों सेम ऑर्डर वाला का योग तीसरा के बराबर होता है। अगर ऐसा कंडीशन मिलता है तो हम लगाएंगे। देखिए यहाँ अगर यहाँ से चालू करते हैं, यहाँ से यहाँ पर देखिए इधर चले तो सेम ऑर्डर, उसके बाद यहाँ से चालू हो गया इधर, यानी सेम ऑर्डर में और तीसरा इसके अपोजिट है, तो हम बोल सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर किसके है, सी के। एक बार और समझिए, यहां से चालू किए और इधर गए तो देखते हैं कि सेम डायरेक्शन में है वेक्टर ए, और उसके बाद फिर चालू हो गया, जहां पर ये खत्म वहां से चालू हो गया वेक्टर बी चालू हुआ, यानी सेम ऑर्डर में है दो वेक्टर। और तीसरा देख रहे हैं इसके जस्ट ऑपोजिट है, यानी हम बोल सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जो होगा तीसरा के बराबर होता है। हम ट्रायंगल लगे यही बताएं, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी होगा। इसमें खोज के बताइए क्या लग रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ से अगर चलते हैं, ये गए सेम दो ऑर्डर मिला, लेकिन तीसरा भी उसी में ऑर्डर में, यानी तीनों सेम ऑर्डर। तो कहने का मतलब कि किसी भी बंद आकृति में अगर सब सदिश का ऑर्डर सेम हो, सेम दिशा दिखाता हो, तो इसका मतलब सबका योगफल 0 के बराबर होगा, यानी इसका विस्थापन क्या होगा, शून्य हो जाएगा। जहां से चले थे वहीं आकर रुक गए, यानी विस्थापन आपका क्या है, शून्य है। कहने का मतलब यदि आप यहां से चले, यानी वेक्टर ए बंद आकृति के लिए प्लस वेक्टर बी, तो आप अगर ट्राइंगल के अनुसार लिखिएगा तो क्या लिखेगा, आपके अनुसार ये होना चाहिए बराबर वेक्टर सी, जब ये अपोजिट डायरेक्शन में होता है, लेकिन डायरेक्शन इसका उल्टा हो, जैसा होना जो ऐसा नहीं है, तो आप माइनस लगा के लिख लीजिए माइनस वेक्टर सी। आप जो चाहते हैं और ऐसा नहीं है तो माइनस लगा के वो बात लिख लीजिए। ठीक है, अब इसको सीधा कीजिएगा तो क्या मिलेगा, लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0 वेक्टर। ये कंडीशन बन जाएगा। ठीक है, यानी कि किसी भी बंद आकृति में यदि प्रत्येक वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो, सेम ऑर्डर में हो, तो सभी का योगफल किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, क्योंकि इसका विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इस आकृति में देखते हैं क्या यहाँ पर ट्रायंगल लग रहा है। आप यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगा के देखिए, यहां से देखिए, अगर यहां से चलते हैं तो ये चले, एक वेक्टर डायरेक्शन दिया, दूसरा भी है, यानी कि दो वेक्टर का ऑर्डर सेम है, यानी सेम ऑर्डर में चल रहा है। तीसरा उसका अपोजिट है, देखिए यहाँ से ये चले, यहाँ से ये चले, सेम ऑर्डर, उसका तीसरा अपोजिट आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर बराबर वेक्टर बी के। ये कंडीशन बन जाएगा ट्राइंगल लॉ से। ये सब ट्राइंगल लॉ के अनुसार लिख रहे हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देख के बताइए क्या लग रहा है नियम, सोचिए थोड़ा सा क्या लगेगा। अगर यहां से चलना चालू करते हैं, ये चले, उसके बाद ये चले, यानी दो सेम ऑर्डर मिल गया, तीसरा जो है इसका अपोजिट आ रहा है, यानी देखिए यहाँ से चलिए और यहाँ से ये आए, दो वेक्टर सेम ऑर्डर में मिल गया, तीसरा जो है उसका उल्टा आ रहा है। यहाँ पर यानी वही तो खोज रहे हैं, दो सेम और तीसरा उल्टा, यानी कहने का मतलब हम लिख सकते हैं वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर वेक्टर ए के। ऐसा ट्राइंगल लॉ के अनुसार लिख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ट्राइंगल लॉ समझ में आ गया होगा। ट्राइंगल लॉ कैसे लगाते हैं ये आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन अब
किताब में देखिएगा और सॉल्व कीजिएगा तो बन जाएगा, ये उम्मीद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि व्हाट इज द पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम के लॉ समांतर चतुर्भुज के नियम के विषय में पढ़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए यहाँ पर समझ लेते हैं कि क्या होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। इसको शॉर्ट में बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ। इसका हिंदी होता है सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम। चलिए इसके विषय में पढ़ लेते हैं। बोल रहा है इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड by two adjacent sides of a parallelogram। कहता है यदि दो सदिश किसी भी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं को दर्शा रहा हो, then their sum is represented by the diagonal of the parallelogram। तब कहता है दोनों सदिशों का योगफल उस समांतर चतुर्भुज के विकर्णों को प्रदर्शित करेगा। whose, ये डायगोनल के विषय में बोल रहा है, whose initial point is the same। विकर्ण आव्यूह का विकर्ण जो होगा, विकर्ण सदिश का जो इनिशियल पॉइंट होगा is the same as the initial point of given vectors। जो दो सदिश के इनिशियल पॉइंट है वही इनिशियल पॉइंट होगा डायगोनल वेक्टर्स का भी। डायगोनल वेक्टर्स का भी इनिशियल पॉइंट कौन सा होगा? जो दो सदिश एडजेसेंट साइड का इनिशियल पॉइंट है वही होगा। दिस इज नोन एज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। कहता है कि इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, यानी कि अब यहां पर चित्र में समझते हैं। कहता है यदि कोई भी दो सदिश है जो एक ही जगह से चालू हुआ हो, जिसका शुरुआती बिंदु क्या हो, कोई इनिशियल पॉइंट एक ही जगह हो। मान लेते हैं यहाँ पर O है और यहाँ पर आ गया A, यहाँ पर आ गया ये B। तब इसको दोनों का मान लेते हैं ये वेक्टर A है, ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B के है इसके। तो वेक्टर A प्लस वेक्टर B बराबर किसके होगा? अगर इसको हम जोड़ना चाहते हैं तो इसको यहाँ समांतर चतुर्भुज का निर्माण कर लेंगे और यहां से इसका जो समांतर चतुर्भुज का क्या बनेगा? विकर्ण बनेगा। वो कहां से निकलेगा? ये यहां से निकलेगा। जो दोनों वेक्टर का इनिशियल पॉइंट है वो डायगोनल वेक्टर का भी वही होगा, यानी कि डायगोनल वेक्टर जो निकलेगा यहां से निकलेगा और जाएगा इस कोना में। ये जो डायगोनल वेक्टर है ये किसके बराबर होगा? ये वेक्टर A प्लस वेक्टर B के बराबर होता है। यहाँ पर मान लेते हैं पॉइंट C है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्राइंगल लॉ के अनुसार भी कि दो वेक्टर OB वेक्टर, अब देखिए ये समांतर चतुर्भुज है तो ये भी कितना होगा? वेक्टर A होगा, यानी आमने सामने की भुजा क्या होगा? बराबर। अगर OB बराबर होगा OC के, यानी कि ये वेक्टर B होगा। तो कहने का मतलब क्या है? आप यहां से ट्राइंगल लगा सकते हैं त्रिभुज OBC में। OBC में अगर ट्राइंगल लगाते हैं तो क्या देखते हैं? ये दो OB वेक्टर और BC वेक्टर सेम ऑर्डर में है और तीसरा जो वेक्टर है OC वेक्टर वो अपोजिट डायरेक्शन में, यानी वेक्टर B प्लस वेक्टर A बराबर किसके होगा? OC वेक्टर के, जो कि बात सही है। यानी कि यहाँ पर ट्राइंगल लगा के आप जांच भी सकते हैं कि नियम सही है कि नहीं। सिर्फ आपको समझना क्या था कि दो कोई वेक्टर है जिसका शुरुआती बिंदु एक ही जगह, जिसका शुरुआती बिंदु क्या है? O है। यहां से A निकला, यहां पर मान लेते हैं B, यानी कि OA वेक्टर और OB वेक्टर का इनिशियल पॉइंट एक ही है और इससे जो एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण करते हैं आप, और इसका जो डायगोनल बनेगा वो कहां से निकलेगा? ये सेम इनिशियल पॉइंट, जो दोनों वेक्टर का इनिशियल पॉइंट है वहीं से निकलेगा। ठीक है, उसके बाद जो ये डायगोनल बनेगा इसका ये किस वेक्टर के बराबर होगा? तो जो दो वेक्टर था उसके योगफल के बराबर होता है। अगर यहाँ पर C पॉइंट मान लेते हैं तो हम बोलेंगे कि OA वेक्टर प्लस
ओबी वेक्टर, यहाँ नहीं दिखाई देता है क्या, यहाँ लिख देते, इस चित्र को मिटा देते हैं, आप समझ लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा, वीडियो को रोक कर देख लीजिएगा। इस यहाँ देखिए क्या लिखेंगे, ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर बराबर ओ सी वेक्टर, यही आपका क्या है, पैरेललोग्राम लॉ। चलिए आगे देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर का, ठीक है। लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें पहला प्रॉपर्टीज हो जाएगा कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्रम विनिमय नियम का क्या ये दो सदिश पालन करेगा। यहाँ कहने का मतलब है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करते हैं, इसका क्रम का विनिमय कर देते हैं, यानी क्रम बदल के भी जोड़ते हैं, तो क्या दोनों बराबर होगा, तो हाँ होगा। ये आप पैरेललोग्राम और ट्रायंगल लॉ से आप देख सकते हैं, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो वेक्टर जो होता है कम्यूटेटिव लॉ का फॉलो करता है, कम्यूटेटिव लॉ के नियम को पालन करेगा। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ क्या एसोसिएटिव यानी साहचर्य नियम का पालन करेगा, देख लेते हैं। यानी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी है बराबर, क्या हम लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, यानी कि जो डिब्बा बंद है उसको इधर से छोड़ेंगे, ये दोनों को बंद कर लेंगे डिब्बा, अब सब तब जोड़ते हैं तो क्या बराबर होगा, तब बराबर हो जाएगा। यानी कि वेक्टर जो है एसोसिएटिव लॉ का फ्लो करता है। कौन सा नियम फॉलो करेगा, एसोसिएटिव लॉ का नियम पालन करता है। तीसरा नियम है एडेटिव आइडेंटिटी, यानी एडेटिव आइडेंटिटी में कहता है कि वेक्टर ए मान लेते हैं, तो वेक्टर ए में कौन सा ऐसा वेक्टर जोड़ा जाए जिससे वेक्टर ए पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, तो एक ही सदिश ऐसा है जीरो वेक्टर, जिसको इसमें जोड़ेंगे जिससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि इसमें इसका एडेटिव आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, जीरो वेक्टर जो है एडेटिव आइडेंटिटी है। इसमें जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, वेक्टर ए, यहां बोल सकते हैं जीरो वेक्टर प्लस ए वेक्टर। अगला रूल देख लेते हैं एडेटिव इनवर्स। क्या होता है, यानी कि अगर वेक्टर ए है तो इसमें ऐसा कौन सा वेक्टर जोड़ दे जिससे ये जीरो हो जाए, तो इसका जस्ट उल्टा निगेटिव वेक्टर, यानी कि माइनस ए वेक्टर अगर इसमें जोड़ देंगे माइनस ए वेक्टर, यानी कि माइनस ए वेक्टर जो है एडेटिव क्या है, इनवर्स है, ये क्या आ जाएगा, जीरो वेक्टर आ जाएगा, या हम ऐसे बोल सकते हैं माइनस जीरो वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ये प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर है, इसको याद रखिएगा, ऐसा होता है अगर एग्जाम में पूछता है तो आप उसको टिक कर दीजिएगा कौन सा सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर नोट में कुछ बात देख लेते हैं। कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, यानी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बराबर नहीं होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी के। कहने का मतलब अर्थात यही है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इन जनरल, सामान्यतः ये नहीं होता है। दूसरा बात बोलना है, ये त्रिभुज के नियम से बनना है। यदि कोई त्रिभुज है, ये वेक्टर मान लेते हैं ए है, ये वेक्टर क्या है, वेक्टर बी है, और ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। आप ट्रायंगल पढ़ा चुके हैं, तो आप ट्रायंगल लगे यहाँ पर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से क्या होता है, बराबर होता है। जब इनइक्वालिटी आ जाए तो दो भुजाओं का योगफल या तो तीसरा से, या दो भुजाओं का योगफल तीसरा से बड़ा होगा या बराबर होगा। बड़ा कब होगा और बराबर कब होगा, जब नॉन कोलिनियर होगा तो बड़ा होगा, और जब कोलिनियर हो जाए तो बराबर होगा।
अब देखते हैं कि दो भुजाओं का अंतर, किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का अंतर तीसरे भुजा से क्या होता है, छोटा होगा या बराबर होगा, छोटा या बराबर होगा। तो यहाँ पर मॉडुलस लगा लें, क्यों लगा लें कि कौन छोटा कौन बड़ा है, इसलिए मॉडुलस लगा, जब भी लेंगे तो पॉजिटिव ही मान निकलेगा, इसलिए ऐसा कंडीशन बनेगा, इसको याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए कुछ बात बताया गया है, इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर लाइक वेक्टर, यानी इक्वल का साइन आएगा जब लाइक वेक्टर हो। इसमें बताया गया डिफरेंस वाला में, इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर अनलाइक वेक्टर्स, यानी कि ये इक्वल का साइन आएगा, कब आएगा, जब ये अनलाइक वेक्टर हो। समझ में आ गया। अगला कुछ और प्रॉपर्टी देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो को समाप्त कर देंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर, किसी भी वेक्टर को जब स्केलर से गुना करते हैं तो क्या क्या संभव है। यहाँ पर एक मान लेते हैं, फॉर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एंड स्केलर एम और एन मान लिए, दो वेक्टर ए और वेक्टर बी मान लिए और दो स्केलर ले लिए एम और एन। तो यहाँ पर देखते हैं क्या, अगर m इंटू माइनस वैक्टर ए है तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस एम इंटू वैक्टर ए, या माइनस को बाहर निकाल के लिख सकते हैं m इंटू वैक्टर ए, ऐसा लिख सकते हैं। माइनस एम इंटू माइनस वैक्टर ए है तो दोनों को गुना कीजिएगा तो क्या बनेगा, m इंटू वैक्टर ए बन जाएगा। m इंटू n इंटू वैक्टर ए है तो इसको mn इंटू वैक्टर ए या बराबर लिख सकते हैं n इंटू m इंटू वैक्टर ए, इस रूप में लिख सकते हैं, या m प्लस n इंटू वैक्टर ए, तो इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, m इंटू वैक्टर ए प्लस n इंटू वैक्टर ए, या रहे 5 नंबर में m इंटू वैक्टर ए प्लस वैक्टर बी, तो इसको क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे तो m इंटू वैक्टर ए प्लस m इंटू वैक्टर बी बनेगा। चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है, x, y और z के मान ज्ञात कीजिए ताकि सदिश वेक्टर ए बराबर एक्स आई कैप प्लस 2j कैप प्लस जेड के कैप और वेक्टर बी बराबर 2i कैप प्लस yj कैप प्लस के कैप समान हो। यानी कि दो समान करना है, दो वेक्टर को समान करना है, इक्वालिटी, यानी कि उसके वेक्टर हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन में कि यहाँ पर दोनों समान तभी होगा जब वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी होगा। तो हम वेक्टर ए को वेक्टर बी से तुलना कर सकते हैं, यानी लिख सकते हैं इसकी जगह पर एक्स आई कैप प्लस 2j कैप प्लस जेड के कैप बराबर 2i कैप प्लस yj कैप प्लस के कैप। तुलना कर लेंगे, तुलना करेंगे तो यहाँ से x का मान कितना आएगा, x का मान आ जाएगा 2, यहाँ से y का मान आएगा 2 और z का मान देखे तो कितना है, जेड का मान यहाँ पर कुछ नहीं, कितना होता है, 1 होता है, यानी जेड का मान एंड ये 2 है, जेड का मान कितना आ जाएगा 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक्स वाई जेड का मान कितना आप परीक्षा में लिखेगा, अतः एक्स का मान 2, वाई का मान 2 और जेड का मान 1, ये आपका क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जब समान हो वेक्टर तो उसको तुलना करके हम एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कर सकते हैं, या जो भी रहे उसको मान ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन दिया है, सदिशों i वेक्टर प्लस j वेक्टर प्लस k वेक्टर एवं 2i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर प्लस 4k वेक्टर के योगफल का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे सॉल्यूशन में क्या करेंगे, माना कि वेक्टर ए मान लेते हैं, ये जो पूरे हैं ये वेक्टर ए मान लेते हैं, वेक्टर ए बराबर आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस के वेक्टर, और वेक्टर बी क्या मानेंगे, इसको मान लेते हैं वेक्टर बी, यानी कि वेक्टर बी जो होगा 2i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर प्लस 4k वेक्टर, बोलता है दोनों का योगफल, तो इसलिए हम क्या कर लेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर हो जाएगा आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस के वेक्टर प्लस 2i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर प्लस 4k वेक्टर। जब जोड़िएगा तो i यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, कितना हो जाएगा
यहाँ पर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर आ जाएगा 3i वेक्टर, यहाँ पर एगो जी यहाँ पर 3 जे वाला है, 4j वेक्टर, यहाँ पर 4 1 5 यानी 5k वेक्टर। ये वेक्टर निकल गया। मान लेते हैं लेट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को मान लेते हैं वेक्टर सी के बराबर, यानी हम पूरे वैल्यू लिख सकते हैं 3i वेक्टर प्लस 4j वेक्टर प्लस 5k वेक्टर के। यहां से बोलता है इसका मैग्नीट्यूड बताइए, तो मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं ना। मैग्नीट्यूड निकालना आपको हम सिखा चुके हैं। कल हम आपको फॉर्मूला बताए थे, यदि आर वेक्टर इस रूप में हो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अभी भी तो वही ना, सी वेक्टर जो बराबर है 3i वेक्टर प्लस 4j वेक्टर प्लस 5k वेक्टर के, हम लिख देंगे इसीलिए मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर लिखिए, या अगर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी रहता तो क्या लिखते हैं, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। क्या होगा, रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा, रूट अंडर 9 प्लस 16 प्लस 25। देखिए रूट अंडर कितना 25 प्लस 25 यानी कि रूट अंडर 50, यानी कि हम बोल सकते हैं 5 रूट अंडर 2, 5 रूट अंडर 2 बनेगा इसका मैग्नीट्यूड, यानी इसका आंसर कितना आएगा 5 रूट अंडर 2। आंसर इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 5, 50 25 गुने 2 लिख सकते हैं, तो 25 का 5 बार रूट अंडर कितना हो जाएगा 2 बच जाएगा। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड 5 रूट अंडर 2 आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला है क्वेश्चन, सदिश वेक्टर ए बराबर आई वेक्टर माइनस 2j वेक्टर प्लस k वेक्टर, कॉमा वेक्टर बी बराबर दिया गया है -2i वेक्टर प्लस 4j वेक्टर प्लस 5k वेक्टर, और वेक्टर सी बराबर दिया गया है आई वेक्टर माइनस 6j वेक्टर माइनस 7k वेक्टर का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी सबका योगफल बताना। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, तो क्या कर देंगे, सबको जोड़ देना है। सिर्फ हम लिखेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, क्या हो जाएगा, वेक्टर ए का मान लिखिए आई वेक्टर माइनस 2j वेक्टर प्लस k वेक्टर, फिर वेक्टर बी का मान लिखे थे क्या है, -2i वेक्टर प्लस 4j वेक्टर प्लस 5k वेक्टर, प्लस है तो प्लस सी वेक्टर का मान लिखे था i वेक्टर -6j वेक्टर माइनस 7k वेक्टर। अब सबको जोड़ लीजिए, क्या आ जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, क्या निकलेगा, आई, यहाँ पर देखिए माइनस आई बचेगा, देखिए -2i वेक्टर और मैं आई वेक्टर जो लिखा -i वेक्टर और -i वेक्टर और -i वेक्टर, 0i वेक्टर बचेगा, कितना बचेगा 0i वेक्टर। जे वाला देखते हैं -2 और यहाँ पर 4, तो बचेगा 2 और 2 और -4, तो -2 और -6 है तो -4 बचेगा, -4j वेक्टर। यहाँ पर k वेक्टर कितना 1, यहाँ पर 5 कितना 6 हुआ, और 6 और -7, 6 -7 और प्लस 6 कितना आ जाएगा -ik वेक्टर, यानी आपका टोटल वेक्टर क्या बनेगा, सबको जोड़ेंगे तो 0i वेक्टर -4j वेक्टर -1k वेक्टर बनेगा। ठीक है, सबको जोड़ लीजिएगा, जोड़ना बहुत ही सिंपल है।